रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। गुरुवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। शुक्रवार को दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में शाही डिनर रखा गया है। इस डिनर की तैयारियां काफी जोरों और शोरों से की गई हैं। आइए जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति के लिए शाही डिनर में कौन-कौन से पकवान बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर में भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी को दिखाया जाएगा। डिनर में भारतीय और रूसी व्यंजन तैयार किए गए हैं। मेन्यू में रूसी और कश्मीरी वाजवान जैसी डिशेज भी शामिल हैं। इस शाही डिनर में 150 से अधिक गेस्ट शामिल हैं। डिनर के दौरान रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में ज्वाइंट मिलिट्री बैंड भारत और रूस के फेमस गानों को परफॉर्म किया गया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की म्यूजिशियन वाला ट्राई सर्विसेज बैंड सारे जहां से अच्छा और कदम कदम बढ़ाए जा गाने पर अपनी परफॉर्मेंस दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। यहां उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुतिन का यहां वेलकम किया। राष्ट्रपति भवन में डिनर से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुतिन के दौरे का जिक्र है। इसमें पीएम मोदी भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों पर बोलते हुए सुनाई दे रही हैं। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया है। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच भी किसी बड़े डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़ी रक्षा सौदा होने की बात कही जा रही थी। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मोहर लगी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते और एमओयू साइन किए गए हैं। पीएम मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल है। वहीं पुतिन ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है। वे भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा अपने सबसे अहम चरण में पहुंच चुकी है। शुक्रवार का पूरा दिन कूटनीतिक हलचल, राजकीय सम्मान और उच्च स्तरीय बैठकों से भरा रहा। गुरुवार की रात पीएम आवास पर निजी डिनर से शुरुआत हुई। इस यात्रा ने आज कई बड़े फैसलों और संकेतों के साथ भारत रूस साझेदारी को नई दिशा दी है। सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 21 तोपों की सलामी, तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के साथ भव्य सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। इसके बाद पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक शुरू की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, शिपिंग, कनेक्टिविटी, खाद्य, रसायन सहयोग और शांति प्रयासों पर गहन चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद भारत रूस लगातार संपर्क में रही है और भारत शांति के पक्ष में है। उन्होंने घोषणा की कि रूस के नागरिकों को जल्द ही 30 दिन का फ्री वीजा मिलेगा, जिससे लोग से लोग संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने 2030 के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनाई है और शिप बिल्डिंग, यूरिया उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, फर्टिलाइजर सेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध ध्रुव तारे की तरह स्थिर और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वहीं प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत रूस संबंध भरोसे और सम्मान पर टिके हैं और दोनों देश 2030 तक $100 अरब व्यापार लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया और कहा कि इस प्रक्रिया में अमेरिका भी शामिल है। पुतिन ने पीएम मोदी के आतिथ्य की सराहना करते हुए कहा कि आपके घर का भोजन बहुत अच्छा था। रूस ने न्यूक्लियर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, शिपिंग, रक्षा, आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया परियोजनाओं में सहयोग जारी रखने की पुष्टि की।
दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत रूस साझेदारी एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करेगी। आज कुल 6 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। मैन पावर, मोबिलिटी, स्वास्थ्य क्षेत्र के 2 समझौते, शिपिंग के 2 समझौते और फर्टिलाइजर केमिकल सेक्टर का एक करार। साथ ही एक विस्तृत साझा बयान भी अपनाया गया है, जिसमें भविष्य की दिशा तय की गई है। पूरे दिन के कार्यक्रमों ने साफ कर दिया कि वैश्विक तनावों और पश्चिमी दबावों के बावजूद भारत रूस साझेदारी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है और यह यात्रा आने वाले दशक की कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने और 2026 में होने वाले समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस आमंत्रण से संकेत मिलता है कि भारत और रूस अगले साल भी अपने द्विपक्षीय संवाद को जारी रखेंगे, जो उनके सामरिक व आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम में भाग लिया। यह मंच दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, ऊर्जा और नई औद्योगिक साझेदारियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पुतिन और मोदी की संयुक्त मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दोनों राष्ट्र आर्थिक सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए गंभीर हैं और व्यापारिक समुदाय को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत यात्रा के दौरान कहा कि पिछले 50 वर्षों से रूस भारतीय सेना को सशस्त्र करने और आधुनिक बनाने में निरंतर सहयोग करता आया है, चाहे वह एयर डिफेंस हो, एविएशन हो या फिर नौसेना। उन्होंने बताया कि भारत के साथ हुई ताजा बातचीत के परिणामों से रूस पूरी तरह से संतुष्ट है। पुतिन ने विश्वास जताया कि यह दौरा और यहां हुए समझौते दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे और भारत और रूस की जनता के लिए नए लाभ लेकर आएंगे। तो 2 घंटे की वार्ता में बड़े रणनीतिक फैसले लिए गए हैं। 2030 तक $100 अरब व्यापार का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और ये दौरा काफी अहम है। मोदी पुतिन मुलाकात से भारत और रूस की साझेदारी और मजबूत होती हुई नजर आई है। पुतिन को भारत में भव्य सम्मान दिया गया है। कूटनीति इससे पूरी तरह से चरम पर है। उसके 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है।
इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स,
आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। Господин Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of Taylor said at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established close working dialogue. In September this year we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchange our opinions on the relevant global and regional subjects. In the joint statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, in humanitarian and cultural spheres. As you saw for yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural, due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment and technologies. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion US. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion.
And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals, the implementation of joint projects and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive focus of our government. We will do that. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the Eurasian Economic Union. We are already conducting work on the corresponding agreement. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements. The share of these national currencies is already 96% in commercial deals. We've established resilient channels of credit, financial and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. We presume that we could talk about the construction of small modular reactors and floating nuclear power plants, and also non-energy application of nuclear technologies, for example in medicine or agriculture. We are working with our Indian partners to build new, effective international transport logistic routes, including the projects to create an international north-south transport corridor from Russia and Belarus to the Indian Ocean coast. There are large opportunities for bilateral trade due to the broadening of the Trans-Arctic transport corridor infrastructure, including its main artery, the Northern Sea Route. There are many other sectors of the economy where Russia and India have garnered positive experience. We are conducting joint initiatives in industry, machine manufacturing, digital technologies, space exploration, and other science-intensive avenues. For example, in accordance with the commercial agreement signed during the visit, there will be a large Russian-Indian pharmaceutical factory built in the Kaluga region in Russia. We will be starting the production of high-quality anti-tumor medicinal drugs using the advanced Indian technology. In their turn, Russian enterprises will be establishing the production of industrial products in the framework of the Make in India program, which is a hallmark project of distinguished Prime Minister Modi. The prospects of the reinforcement of the interaction of Russian-Indian entrepreneurs and business circles are discussed in detail during the ongoing Business Forum in New Delhi. We are going to take part in the plenary session of this event today together with Mr. Modi. The humanitarian cooperation between Russia and India is also of a multifaceted character. Our peoples throughout centuries have been sincerely interested in the traditions, history and spiritual values of each other. Scientific and educational contacts, exchanges from among the youth and public are also actively developing. The regular alternating festivals of Russian Indian cinema are always popular. From
year to year we see the increase in tourist flows. Today, the Russian TV channel RT starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians, and also to receive an objective information regarding what is going on in our country today. While discussing the key global and regional problems, we've confirmed the consonance between the positions of our countries. Russia and India are conducting independent and self-sufficient foreign policy together with the like-minded countries in BRICS and SCO, and from among other countries of the global majority. We are promoting the processes of forming of a more just and democratic multipolar world order. We are defending the main principles of the international law enshrined in the Charter of the UN. Among them, the right of any country for its own way of development and the preservation of their cultural civilizational identity, respect for sovereignty, careful balance of interests of all participants of the world community. As state founders of the BRICS, Russia and India have done a lot of things, and continue to do more to increase the authority of the organization. As you know, next year India will assume the chairship, and the BRICS will provide all necessary assistance to our Indian friends in the work on the relevant BRICS agenda. I would like to point out Russia and India are traditionally closely cooperating in the military technical sphere. Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the air defense forces, aviation and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. We also, ahead of us, we have the meeting with the President of India, Madam Murmu. But even now, I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. Thank you for your